हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम सोशल साइंस क्लास 6 चैप्टर 4 देखेंगे, जिसका शीर्षक है इतिहास की समय रेखा और उसके स्रोत। यानी प्रथम 3 चैप्टर में हमने जियोग्राफी से संबंधित चैप्टर को पढ़े। अब चैप्टर 4 वो इतिहास से संबंधित है। इसके पहले की जो एनसीईआरटी आती थी वो इतिहास, जियोग्राफी एंड राजनीति से संबंधित अलग अलग किताबें थीं। लेकिन अब 2026 से एक ही किताब सामाजिक विज्ञान के नाम से आ रही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी चैप्टर के शुरुआत में ही दिया गया है। ई एच कार। ई एच कार क्या कहते हैं इतिहास के बारे में, कि इतिहास क्या है। तो इतिहास की परिभाषा आप लोग समझिए कि इतिहास डेट नहीं है। इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। यानी बीता हुआ कल और जो वर्तमान समय चल रहा है उनके बीच एक अनवरत संवाद है। यानी एक बातचीत है कि हम कैसे प्राचीन काल से वर्तमान काल तक आए हैं। यह संवाद है आज के समाज और कल बीते समय के समाज के मध्य। हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज को पूर्णतः समझ सकते हैं। यानी आज जो कुछ भी वर्तमान में है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो इतिहास से संबंधित बड़े बड़े डिसीजन जो इतिहास में लिए गए, जो युद्ध हुए हैं, युद्ध के जो परिणाम हुए हैं, उसके बाद समाज में जो परिवर्तन आया है, वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था आई है, राज्य से राज्यों का बनना, जनपद से महाजनपद का बनना, और इस तरीके से शासन करने की तरह तरह की प्रणालियों का विकास होना, सांस्कृतिक में परिवर्तन, स्थापत्य में परिवर्तन, विभिन्न धर्मों का उद्भव, उन धर्मों का आज के हिसाब से कुछ परिवर्तन, नए नए अन्य सामाजिक सुधारों के बारे में हम जानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है इतिहास क्या है, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है, जिसके द्वारा हम आज के समाज और बीते हुए समाज के मध्य हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज को पूर्णतः समझ सकते हैं। तो कौन कहा है, इसको याद रखिएगा। ई एच कार ने कहा है। ई एच कार ने कहा है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि ई एच कार ने कहा है। अगला है, आगे हम देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हमें किस चीज का जवाब मिलेगा। हम ऐतिहासिक काल की हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं। पहला सवाल कि हम कैसे गणना करते हैं, कि ये ऐतिहासिक काल को कई प्रकार से बांटा गया है। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो इनकी गणना कैसे की जाती है, फिर आइए देखेंगे। इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत हमारी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। यानी इतिहास जब लेखन शैली नहीं थी उसके पहले, और जो लेखन शैली आई पर हम पढ़ नहीं पाए उस समय का, और जो लेखन शैली आ गई तब, इन सब को कैसे हम इतिहास को समझ पाते हैं, कैसे वहां के वर्ग जीवन को समझते हैं, उसके बारे में है। आदि मानव किस प्रकार रहते थे। देखेंगे कि प्राचीन काल में, उससे भी पहले जब पाषाण काल हुआ करता था, तो लोग कैसे रहते थे। हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं। पहला ही सवाल का जवाब मिलना यहाँ से शुरू हो जाएगा कि हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं। आइए विचार करें। आप आपकी अपने अतीत की सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। क्या आपको याद है कि उस समय आपकी आयु क्या थी। संभवतः 5 या 6 वर्ष पूर्व। यह सभी स्मृतियां आपके अतीत का हिस्सा हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आप खुद अपने बारे में सोचें कि आपको सबसे पुरानी स्मृति कौन सी याद है,
तो आप जब 5 साल के थे या फिर 6 साल के थे, उसका कोई विशेष घटना आपको आज भी याद होगी। आपको क्या लगता है, अतीत को समझने में हमें वर्तमान विश्व को समझने में कैसे सहायता मिलेगी? ये कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि अतीत को अगर हम समझ जाएँगे, तो क्या उसके माध्यम से हम वर्तमान को समझ सकेंगे? तो बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि जो घटनाएँ आज घट रही हैं, उनकी जड़ें तो कहाँ हैं और क्यों घट रही हैं। तो इतिहास, मानव के अतीत का अध्ययन। यह इतिहास की छोटी परिभाषा बताई गई है कि मानव के अतीत का अध्ययन। आपको विज्ञान की कक्षा में पता चलेगा कि पृथ्वी का एक बहुत ही लंबा इतिहास है, जिसमें से हम मानव का इतिहास नवीनतम एक छोटा सा भाग है। इस लाइन में कहा गया है कि जब आप देखेंगे कि पृथ्वी कैसे बनी या फिर ब्रह्मांड कैसे बना, फिर पृथ्वी बनी, तो इस पृथ्वी बनने का तो बहुत लंबा समय है, लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी बनी है। लेकिन मानव को तो बहुत ज्यादा लंबा समय भी नहीं हुआ है। तो मानव इस मामले में नवीन है। यहाँ पर इस तस्वीर के माध्यम से दर्शाया गया है कि लगभग पृथ्वी बन रही है 4.5 अरब वर्ष पूर्व बन रही है। फिर 2.33 आप यहाँ देखेंगे, ये यहाँ पे प्रथम कोशिका आई पहले। फिर वातावरणीय ऑक्सीजन 2.33, यानी पहले वातावरण में ऑक्सीजन नहीं था। ये 2.3 लगभग 2.5 अरब वर्ष पहले ही ऑक्सीजन आया हुआ है। ऑक्सीजन आने के पहले क्या आ गया था? प्रथम कोशिकाएं आ गई थी। फिर हम देखेंगे कि लगभग एक और अरब वर्ष पहले जीवाणु यानी बैक्टीरिया आ गए थे। फिर यहाँ पे देखेंगे स्पंज या फिर कवक। स्पंज या कवक लगभग ये भी बैक्टीरिया के कुछ समय के बाद ही आ गए थे। फिर प्रवाल आए हुए हैं। प्रवाल लगभग 700 करोड़ वर्ष पूर्व आए हुए हैं। और 500 करोड़ वर्ष पूर्व मछली आई हुई हैं, जो कशेरुकी मछलियां हैं। उभयचर कीट आए हुए हैं। शार्क मछली फिर आई है। फिर आप देखेंगे सरीसृप डायनासोर लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले आए थे। फिर आ जाएगा पक्षी, स्तनपायी। 100 करोड़ वर्ष पहले फूल और मधुमक्खी आ गए थे। अब हम अगर बात करें कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले ही मानव का इस धरती पर आगमन हुआ है। और लगभग अग्नि की खोज जो है वो देखिए ना यहाँ पे हो रही है, कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख वर्ष पूर्व धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है। यहाँ अग्नि आई है, लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व है। होमोसेपियंस मानव यहाँ पे आए हुए हैं लगभग 6500 वर्ष पूर्व ही मानव का अच्छे से विकास होने लगा। होमोसेपियंस बने, लेखन शैली आई। पृथ्वी पर जीवन के विकास और उद्भव के कुछ चरणों की समय रेखा। तो ये एक समय रेखा है कि कैसे पूरी धरती पर पहले पृथ्वी आई है। 4.5 अरब वर्ष पहले फिर एक कोशिका आया हुआ है। फिर ऑक्सीजन आया हुआ है, पहले ऑक्सीजन नहीं था। फिर बैक्टीरिया आए हुए हैं, स्पंज और कवक आए हैं। ऐसे आते आते मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले ही आदि मानव यहाँ पे आया हुआ है। होमोसेपियंस अगर आप देखेंगे तो लगभग कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख लगभग
2.5 लाख या फिर 3 लाख वर्ष पूर्व ही है, और 6500 वर्षों पूर्व से तो मानव में जागरूकता और लेखन शैली का विकास हो गया। अब हम यहाँ पे एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि अनेक लोग पृथ्वी का इतिहास का अध्ययन करते हैं। उनमें से कुछ लोग पृथ्वी की सतह के नीचे के रहस्यों को जानने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। इस तरह वे पृथ्वी के अतीत के साथ ही हमारे अतीत को भी समझने में सहायता करते हैं। ये कह रहे हैं कि जो लोग पृथ्वी के अंदर का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं, वो हमारे भी अतीत को समझने में सहायता करते हैं। इसे देखिए, भूविज्ञानी जो होते हैं, जीवाश्म विज्ञानी होते हैं, मानव विज्ञानी होते हैं और पुरातत्व विज्ञानी होते हैं। ये 4 प्रकार के लोग होते हैं कि भूविज्ञानी, जीवाश्म विज्ञानी, मानव विज्ञानी और पुरातत्व विज्ञानी। जीवाश्म क्या होता है? जीव जंतुओं के पद चिन्हों या पौधों के अवशेष चिन्ह जो कि मृदा अथवा शिलाओं की परतों के बीच संरक्षित पाए जाते हैं। दोस्तों, जीवाश्म क्या होता है कि प्राचीन काल में चाहे जीव जंतु चाहे पेड़ पौधों के कुछ ऐसे पद चिन्ह, कुछ ऐसे उनके अवशेष हमें मृदा या फिर शिलाओं की परतों के बीच संरक्षित जब पाए जाते हैं तो उन्हीं को कहते हैं क्या? जीवाश्म। फिर हम देखेंगे, देखिए जो छोटी छोटी परिभाषाएं लिखी हुई हैं उनको आप याद रखिएगा, समझिएगा। फिर ऊपर दिए गए 4 चित्रों को प्रदर्शित की जा रही गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। भूवैज्ञानिक कौन है? पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों जैसे मृदा, पत्थरों, पहाड़ियों, पर्वतों, नदियों, महासागरों, पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन करते हैं। ठीक, भूवैज्ञानिक लोग मृदा, पत्थरों, पहाड़ियों, पर्वतों, नदियों, महासागरों का अध्ययन करते हैं। और जीवाश्म विज्ञानी जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्ष पूर्व पेड़ों, पशुओं एवं मानवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। और वही मानव विज्ञानी मानव समाजों एवं संस्कृतियों का अतीत से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन करते हैं। जो मानव विज्ञानी होते हैं वो प्राचीन काल से मानव की सांस्कृतिक, उनकी सभ्यता का अध्ययन करते हैं वर्तमान काल तक। पुरातत्व विज्ञान मानव, पौधों एवं पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेष जैसे उपकरण, घड़े, पात्र, मनके, मूर्तियां, खिलौने, हड्डियां, पशुओं, मानव के दांत, जले हुए अनाज, घरों एवं ईंटों के हिस्से एवं अन्य वस्तुओं का उत्खनन करके अतीत का अध्ययन करते हैं। तो आप इनकी एक परिभाषा लिखी गई है कि कौन किस चीज का अध्ययन करेगा। तो इनके शब्द में जो पहले बार शब्द लिखे हैं उसमें ही आप समझ जाएंगे। ये मानव विज्ञान है, इसी में आप समझिएगा कि मानव की सांस्कृतिक उनके समाजों को अतीत से वर्तमान तक के अध्ययन करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम, इतिहास के समय की गणना किस प्रकार की जाती है? युग, युग क्या मतलब होता है? समय का एक निश्चित कालखंड को युग कहते हैं। प्रत्येक समाज एवं संस्कृति के पास समय की गणना करने के लिए अपनी प्रणाली रही है। समझिए आप, प्रत्येक समाज, जो है वो इंडिया का हो, यूरोप का हो, अफ्रीका का हो, अमेरिका का हो, जो भी सभ्यताएं पहले आई हैं उनके पास अपनी एक प्रणाली रही है। प्रमुख घटनाएं जैसे किसी व्यक्ति विशेष का जन्म अथवा किसी शासक के शासन का आरंभ एक नए युग का आरंभ माना जाता रहा है। युग मतलब एक निश्चित समय कालखंड। आज के समय में विश्व भर में सामान्यतः ग्रेगोरियन कैलेंडर कैलेंडर जो हमारे घर में टंगे होते हैं का उपयोग होता है। साथ ही त्योहारों की तिथियों की गणना एवं अन्य मांगलिक कार्यों के लिए हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी आदि अन्य तिथि पत्रों का भी उपयोग होता है। तो आप इसे समझ गए होंगे कि कैलेंडर कई प्रकार के होते हैं। एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो लगभग पूरे विश्व में समान है, और मांगलिक कार्यों के लिए सभी धर्मों के अपने कुछ कैलेंडर तिथि पत्र होते हैं। तो यहाँ एक छोटी सी जानकारी दी गई है ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में। देखते हैं
ग्रेगोरियन कैलेंडर, इस कैलेंडर का उपयोग अब विश्व भर में होता है। इसमें 365 दिन मिलकर 12 माह का निर्माण करते हैं एवं प्रत्येक वर्ष में एक अधिवर्ष होता है। प्रत्येक 4 वर्ष में अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष, जिसमें 366 दिन होते हैं। इस प्रकार शताब्दी वर्ष 1800, 1900, 2000 आदि सभी अधिवर्ष होंगे, लीप वर्ष होंगे, यदि वह 400 से विभाजित हो सकते हो। इसलिए दिए गए शताब्दी वर्षों में केवल 2000 ही लीप वर्ष होगा। दोस्तों, ये बता रहे हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर आज विश्व भर में प्रचलित है, जिसमें 365 दिन होते हैं और प्रत्येक 4 वर्ष के बीतने के बाद जो अगला वर्ष आता है वो लगभग है कि वो लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष क्या होता है? जब कोई सन, मान लीजिए आपको दिया गया है 2004, अगर आपको दिया गया है 2004 और आप अगर 2004 को 4 से भाग दें और वो 4 से विभाजित हो जाए तो वो लीप वर्ष माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई शताब्दी वर्ष हो, जैसे 1800, 1900, 2000, 2100, इन्हें हम 4 से नहीं बल्कि 400 से विभाजित करेंगे। अगर वो 400 से विभाजित हो जाते हैं तो हम उन्हें लीप वर्ष मानेंगे, अदरवाइज वो लीप वर्ष नहीं होंगे। इसमें आप देखेंगे सिर्फ 2000 ही है जो 400 से विभाजित होगा, ये दोनों नहीं होंगे। इसके अलावा आप बाकी इसके बारे में अधिक जानकारी आपको रीजनिंग के चैप्टर में मिलेगा, जहाँ पे आप कैलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। इतना ही बहुत है। पश्चिम में सामान्यतः ईसा मसीह के जन्म वर्ष से कैलेंडर का आरंभ माना जाता है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि ईसाई धर्म में ईसा मसीह का जन्म से ही कैलेंडर का आरंभ यानी एक माना जाता है। कहते नहीं, एक, आज से 2026 है तो कभी न कभी एक तो शुरू हुआ होगा ना, तो एक ही वो डेट है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इस बिंदु से आगे के वर्षों की गणना की जाती है एवं इसे अंग्रेजी में एडी से इंगित किया जाता है। आप जैसे अभी आप लिखोगे, मान लीजिए 2026, इसको लिखेंगे 2026 एडी, 1947 एडी। एडी का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? एडी लैटिन भाषा का एक शब्द संक्षेप है जो ईसा के जन्म के बाद के वर्षों को इंगित करता है। परंतु अब विश्व भर में इसे अंग्रेजी में कॉमन इरा अथवा सीई कहा जाता है। उदाहरणतः भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, इसे 1947 ईस्वी, कभी कभी ईस्वी सन 1947 अथवा 1947 सीई लिख सकते हैं। अब आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, जिसमें कहा जा रहा है इसमें ये कह रहे हैं कि जो हमने बताया कि एडी शब्द है, अब एडी शब्द को हटा करके लोग कॉमन इरा का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी सीई। अगर आपको लिखना है तो भारत कब आजाद हुआ तो आप कहेंगे 1947 सीई, या फिर आप कहेंगे 1947 ईस्वी सन, या फिर 1947 एडी। तो इस तरीके से चलता है। लेकिन ईसा मसीह के पहले भी तो कुछ समय रहा होगा। ईसा मसीह के जन्म हुआ तो हम इधर बढ़ रहे हैं। अगर एक है ये आज जन्म हुआ है, ये एडी कहिए या फिर सीई कहिए, कॉमन इरा कहिए। लेकिन अगर हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? बीसी। बीसी मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन इरा। ठीक, बिफोर, ये आप देखिए लिखा हुआ है बीसीई, बिफोर कॉमन इरा, यानी ईसा मसीह के पैदा होने के पहले।
इस प्रकार ईसा मसीह के जन्म की पारंपरिक तिथि से पूर्व के वर्षों की गणना उल्टे आरोही क्रम में की जाती है। इसे अंग्रेजी में बीसी से इंगित किया जाता है। इसे अब अंग्रेजी में बीसीई कहा जाता है। ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि ईसा मसीह पैदा हुए, ये पहला हो गया, तो अगर आप एक से इधर की तरफ जाएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसे करते करते आज हम 2026 तक आ गए। ये आप देखेंगे ये आरोही क्रम में है ना, यानी बढ़ते हुए क्रम में है। इसको बोलते हैं एडी या फिर सी ई कॉमन इरा। लेकिन अगर इधर की तरफ जाएं कि ईसा मसीह के पैदा होने से पहले, जैसे सिंधु काल, मौर्य काल, वैदिक काल, ये सब काल तो बहुत पहले से हैं, या फिर पाषाण काल, तो हम इधर की तरफ जाएंगे। तो इधर हम अवरोही क्रम में जाते हैं। कैसे जाते हैं? अवरोही क्रम में। जैसे भले इधर आपको दिखेगा कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, करके करके मान लीजिए 10,000 साल, ठीक। लेकिन जब हम गणना करते हैं तो हम कुछ इस तरफ आएंगे, ऐसे आएंगे। यानी अगर हमें लिखना हो कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक थी, तो हम लिखेंगे 2600 बीसी से लेके 1500 बीसी। तो आप देख रहे हैं हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, घटते क्रम के लिए घट रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि हमें एक की तरफ आना है जब ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई। अगर हमें लिखना हो मोदी जी का शासनकाल कब तक रहा, तो हम लिखेंगे 2014 से 2029। मान लीजिए अभी 3 टेन्योर है, तो 2029 हुआ। तो अब देखिए हम 14 से 29 जा रहे हैं, जबकि यहाँ हम 2600 से 1500 की तरफ आए। यही अंतर है, ये बहुत बेसिक अंतर है जिसको सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके इतिहास में कई बार आपको मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किसका क्या मतलब है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझ पाए होंगे तो आप एक बार फिर से इसको पीछे करके देख लीजिएगा। पर एक छोटे से कम शब्दों में बात फिर से बताना चाहूंगा कि ईसा मसीह 1 तारीख को पैदा हुए। जिस दिन पैदा हुए उस दिन से ग्रेगोरियन कैलेंडर स्टार्ट हुआ, और ये बढ़ते हुए क्रम में आज हम 2026 पहुंच चुके हैं। ऐसे ही इधर भी सन रहा होगा, ऐसे मान लीजिए 10,000 साल रहा होगा। लेकिन हम जब इसकी गणना करते हैं तो हम ऐसे आते हैं और वही क्रम में, यानी घटते क्रम में आते हैं, ताकि हम यहाँ पहुंचे। हमने एक एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए हड़प्पा काल है 2600 बीसी से बिफोर कॉमन इरा से लगभग 1500 बीसी। तो आप देख रहे हैं। अब जैसे इधर मान लीजिए मोदी जी का हमने काल बोला 2014 से 2026, सॉरी 29। हम देखिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये एडी है या फिर कॉमन इरा है। कुछ ऐसे भी समय आएंगे, मान लीजिए मौर्योत्तर काल, जब आप पढ़ेंगे अभी मौर्योत्तर काल मान लीजिए अगर है, तो हम मान लीजिए लिख रहे हैं कि 200 बीसी से 200 एडी। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 200 बीसी से 200 एडी कैसे हो सकता है। हो सकता है 200 बीसी से 200 एडी, एक यहीं कहीं बीच में आ गया है। ये 400 साल है। 200 से एक पे आए, फिर 1 से 200 की तरफ है, तो 400 साल है। यही इसका मतलब है। आप इसको याद रखिए, समझ लीजिएगा। उदाहरण के लिए 500 बीसीई गौतम बुद्ध, जिनके बारे में अध्याय 7 में जानेंगे, कि जन्म की अनुमानित तिथि है 560। क्या आप गणना कर सकते हैं कि उनका जन्म आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो दोस्तों हम गणना करेंगे। एक है जिस दिन ईसा मसीह पैदा हुए, फिर 560, 560 ये हो गया, और प्लस 2026 आप जोड़ दीजिए। 6 आया, 6 2 8 आया, 5 आया, और ये
2586 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। फिर हम यहाँ देखते हैं कि मांगलिक क्या है? अनुकूल अथवा भाग्य लाने वाला शुभ समय, उदारता, एक मांगलिक शुरुआत। ये शादी ब्याह होता है तो हमारे मांगलिक दिन देख लीजिए, तो उसकी बात कर रहे हैं, जिसके द्वारा हिंदू का अपना है, यहूदी का अपना है, ईसाइयों का अपना है, मुस्लिमों का अपना धर्म है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। फिर हम देखेंगे कि जैसे विश्व में शैल चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य कब मिले हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 40,000 BCE। 40,000 BCE पहले जो है वो हमें शैलों पे चित्रकारी के साक्ष्य मिल गए हैं, और 14,000 वर्ष से अब हम इधर चल रहे हैं। BCE हिमयुग बीच में आया हुआ था। हिमयुग का मतलब नहीं कि बर्फ जम गया था, टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया था। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख वर्ष पूर्व, एक जब मानव पहली बार इस धरती पे जन्म लिया होगा, ये तब की घटना है। आइए यहाँ पे हम यही समझ रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे थे कैसे हम गणना करते हैं, उसके बारे में है। 3 लाख वर्ष पूर्व से कुछ मुख्य घटनाओं की समय रेखा हमने देख लिया। 40,000 वर्ष पूर्व ही अभी हमको BCE पूर्व ही हमको प्रथम चित्रकारी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस पाठ्य पुस्तक में हमने BCE के लिए सामान्यतया संवत पूर्व तथा CE के लिए सामान्य संवत शब्दों का प्रयोग किया है। तो इसे हम लिखा BCE बिफोर क्राई कॉमन इरा, CE कॉमन इरा बोल रहे हैं, इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो सामान्य संभवत पूर्व, सामान्य संभवत पूर्व या फिर संभवत सामान्य संभवत। आइए पता लगाएं। ये काम दिया गया है जैसे ताकि बच्चे इसको समझ पाए कि किस प्रकार से उनका जन्म हुआ है। यहाँ पर देखिए ये निकाला गया है 2024 के माध्यम से। इसमें से -1 किया गया क्योंकि 560 में पैदा ही हुए थे। जैसे हमने निकाला कि 560 प्लस 2026, तो -1 कर देंगे क्योंकि पैदा इसी में हुए है ना, तो उत्तर आ जाएगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 6 की जगह 5 लिखेंगे, फिर 6 2 8 हो जाएगा, और 5 लिख लेंगे, और फिर 2 आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है कि 12,000 वर्ष BCE, 12,000 BCE पूर्व अंतिम हिमयुग का अंत हुआ है। 10,000 सामान्य संभवत पूर्व, 8,000 समान संबोध मतलब BCE प्रथम अस्थायी निवास व कृषि का आरंभ। तो कृषि का आरंभ और अस्थायी निवास का जो आरंभ हुआ है वो 8,000 BCE से हुआ है, और 6,000 BCE से भारतीय उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीकी आ गई थी, और 4,000 BCE से तांबे के प्रथम धातुकर्म का आरंभ। दोस्तों तो आप ये समझिए कि इस धरती पर मानव जो कृषि करने लगा, अस्थायी रूप से रहने लगा, तो लगभग है 8,000 BCE, यानी अगर हम 2,000 और जोड़ दें तो 10,000 साल पहले। और भारतीय उपमहाद्वीप में बर्तन बनाने की टेक्निक जो है वो 6,000 BCE है, यानी लगभग 8,000 वर्ष पूर्व है। और तांबा ऐसा चीज है, तांबा वह धातु है जो मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई। तो अगर कोई पूछे सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग में लाई गई, तो तांबा हो जाएगा। 4,000 BCE में लाया गया था। मेसोपोटामिया में संसार का प्रथम नगर बना हुआ है। यहाँ बताया जा रहा है कि मेसोपोटामिया में संसार का प्रथम नगर भी पाया गया है। इसके अलावा अब आप सोचिए कि सिंधु घाटी सभ्यता कब आई थी? 2000 BCE में, 2000 BCE में आई थी। तो मेसोपोटामिया जो है वो पहले से यहाँ पे विद्यमान थी। तो कभी अगर आपसे कोई बोले कि मेसोपोटामिया
और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक साथ आई थी, तो ऐसी बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि 4000 वर्ष पूर्व ही मेसोपोटामिया में संसार का प्रथम नगर बन गया था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता 2000 बीसीई में आया था और ईसा का जन्म यहाँ हो रहा है। एक में बुद्ध का जन्म ईसा से पहले हो चुका है, देख रहे हैं, बुद्ध का जन्म ईसा मसीह से पहले हुआ था। आप 2000 एडी या फिर समान संभवत है जहां आज हम जी रहे हैं। यहाँ एक और ध्यान दीजिएगा कि बुद्ध का जन्म पहले हुआ, फिर अशोक का हुआ है, अशोक के बाद ईसा मसीह का जन्म हुआ है, आज हम यहाँ पे जी रहे हैं। तो इस तरीके से तो आगे हम अब देखेंगे, यहाँ हम समझ लिए आगे क्या है। इस प्रकार की घटनाओं को चिन्हित करने के लिए समय रेखा एक सुविधाजनक उपकरण है, क्योंकि यह किसी विशेष अवधि में तिथियों, घटनाक्रमों, अनुक्रमों को दिखाता है। या दर्शाई गई सरलाकृति समय रेखा पर मानव सभ्यता के आरंभ से वर्तमान तक की यात्रा को दर्शाता है। समय रेखा पर बिंदुओं के माध्यम से प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को चिन्हित किया गया है। ध्यान रखिए कि समय रेखा पर बिंदुकृत हिस्सा जोड़े गए कालखंड को दर्शाता है, अन्यथा यह समय रेखा लगभग 3 मीटर लंबी हो सकती है। ये बता रहे हैं कि इसमें कुछ ही कालखंड को दर्शाया गया है, नहीं तो अगर हम सभी कालखंडों को दिखाना शुरू करें, हर चीज को दिखाना शुरू करें, तो 3 मीटर लंबी रेखा बनाकर ही हम दिखा पाएंगे। ये बहुत शॉर्ट में दिखाया गया। महात्मा बुद्ध का जन्म, ये महात्मा बुद्ध जी हैं। अतीत 500 बीसीई 560 में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म 1 को हुआ है 2000, जहां हम लोग खड़े हैं, भविष्य अभी जो आगे आएगा। समय रेखा ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम को समझने में भी सहायक होती है। उदाहरणतः तिथियां देखे बिना भी अब आप देख सकते हैं कि बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ था। अगर आप ऐसे देखें तो आप ऐसे ही जान जाएंगे कि ईसा मसीह का जन्म बुद्ध के बाद हुआ है और बुद्ध पहले पैदा हुए हैं ईसा मसीह से। ध्यान रखें, वर्ष और दशक, दशक किसे कहते हैं? 10 वर्ष को जोड़ करके, एक वर्ष मतलब एक होता है, लेकिन दशक, 10 मतलब 10 वर्षों को मिला करके के साथ ही इतिहास में लंबी अवधि का अध्ययन करते समय हम सामान्यतः दो अन्य विशेष शब्दों का भी उपयोग करते हैं। यानी हम जब अध्ययन करते हैं, या तो हम वर्ष की बात करते हैं या तो हम दशक की बात करते हैं। इसके अलावा हम शताब्दी का भी इस्तेमाल करते हैं और सहस्त्राब्दी की भी बात करते हैं। शताब्दी मतलब 100 वर्षों का कालखंड। जब कोई कहे एक शताब्दी यानी 100 वर्ष, इतिहास में एक एडी से लेकर के प्रत्येक 100 वर्षों के लिए शताब्दी की गणना की जाती है। उदाहरणतः वर्तमान में हम 21वीं शताब्दी में हैं दोस्तों, जो 2001 से आरंभ होकर 2100 तक चली है। ये बहुत जरूरी है। अगर कोई कहता है आप किस शताब्दी में है, तो आप कहेंगे 21वीं शताब्दी में। 21वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ? 2001 से 2100 तक चलेगा। अब 20वीं शताब्दी क्या थी? 1901 से 1999 तक, यहाँ तक आई तो 20वीं शताब्दी चल रही थी। अगर एक वर्ष है, 1 से 100 के बीच को हम कहते हैं एक शताब्दी। 100 से 200, 199 को हम कहते हैं दूसरी शताब्दी। तो शताब्दी को याद रखिएगा। 100 वर्षों की गणना करते हैं। ईसा पूर्व की गणना करने के लिए हम एक समान संभवत पूर्व से आरंभ करके समय के पीछे की ओर लौटते हैं। उदाहरण के लिए तीसरी शताब्दी बीसीई यानी 300 बीसीई से लेकर के 201 बीसीई तक की सीमा। तीसरी शताब्दी बीसीई अगर बात करेंगे तो 300 से लेकर के 201 बीसीई तक। और सहस्त्राब्दी या 1000 वर्षों का कालखंड होता है। इसमें एक एडी से लेकर के प्रत्येक सहस्त्र वर्षों के सहस्त्र
वादी की गणना की जाती है। उदाहरण के लिए हम तीसरी सहस्त्रवादी में हैं जो 2001 से आरंभ होकर के 3000 तक चलेगी। ठीक है, एक से 1000 हो गया प्रथम, फिर 1001 से लेकर के 2000 तक चला है। अब 2001 से लेकर के 3000 तक तीसरा चलेगा। शताब्दी की तरह ही बीसीई शताब्दी गणना के लिए भी हम करते हैं। आइए पता लगाएं 19वीं एडी से लेकर आज तक की एक समय रेखा बनाइए। इस पर अपने दादा दादी नाना नानी आदि की जन्मतिथि 20वीं शताब्दी में ये क्रियाकलाप है, आप इसको देखिएगा, करके देखिएगा। ध्यान रहे, क्या आप जानते हैं कि इतिहास में पारंपरिक तिथि पत्रों का निर्माण किस प्रकार किया जाता रहा है? अनेक भारतीय तिथि पत्र महीनों दिनों के निर्धारण के लिए सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करते हैं। पंचांग जो हमारे घरों में होता है, जिसमें प्रत्येक माह के दिनों के साथ साथ संबंधित खगोलीय आंकड़ों को सूचीबद्ध किया जाता है। उदाहरण सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्योदय, सूर्यास्त आज जैसी घटनाओं का सटीक आकलन करता है। मौसम के पूर्वानुमान, त्योहारों की तिथियों और समय निर्धारण आदि के लिए आज भी भारत पंचांग का बड़े स्तर पर क्या करता है, उपयोग करता है। इतिहास के स्रोत कोई स्थान, व्यक्ति, लेख अथवा वस्तु, इसके माध्यम से हम अतीत की किसी घटना अथवा कालखंड से संबंधित जानकारी एकत्र करते हैं। इतिहास के स्रोत क्या हो सकते हैं? वो सभी चीजें जिससे हमें अतीत के बारे में कोई जानकारी, विशेष जानकारी मिलती हो, उसे हम इतिहास का स्रोत मान लेते हैं। इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? जैसे आप यहाँ पढ़िए तो इतिहास के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। फिर आइए हम आगे क्रियाकलाप जुड़ा है। आपने अपने परिवार के अतीत के संबंध में जानकारी कैसे प्राप्त की? इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए क्या आपने छायाचित्रों, डायरियों, पहचान पत्रों आदि का उपयोग किया, या आप केवल अपने माता पिता संबंधियों की स्मृतियों पर निर्भर रहे? यानी जैसे आप हैं, आप अपने दादा के बारे में, दादाजी के पिताजी के बारे में कैसे जानेंगे? कोई आपको बताएगा, सुनाएगा कहानी जैसा, तो वो स्मृतियों के माध्यम से आप अपने दादाजी के बारे में बता सकते हैं। अपने पिताजी की आप फोटो देखते हैं जो बचपन में थे या फिर अभी जवानी में हैं, उनकी एज से पहले आप उनकी फोटो देख सकते हैं, उनके वीडियोस देख सकते हैं, उनकी शादी की वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसे ही इतिहास में भी हम, चाहे हम सुन के या फिर लिखा हुआ या फिर कोई साक्ष्य, पुरातत्व साक्ष्य हमको मिलता है, उसके माध्यम से हम इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। अब आगे हम देखेंगे। आइए विचार करें, क्या आपने कभी अपने घर अथवा आसपास पुराने सिक्कों, पुस्तकों, वस्त्रों, आभूषणों अथवा बर्तनों को देखा है? इन वस्तुओं अथवा पुराने घरों, भवनों से हम किस प्रकार की सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं? दोस्तों, यदि आप पुराने सिक्के देखते हैं, पुराने सिक्कों के जो चिन्ह बने हुए हैं, उनका जो वजन है, उनके जो आकार है, इससे हम समझ सकते हैं कि उस समय का समाज कैसा था, उस समय के धार्मिक मान्यताएं क्या थी, उस समय शासन कैसा रहा होगा, व्यापार कैसा रहा होगा। तो एक तरीके से सिक्का क्या है, ऐतिहासिक स्रोत हो जाएगा। वैसे पुस्तकें, कोई पुरानी पुस्तक कोई कथा कहती है, कोई बात कहती है, सामाजिक जानकारी, जैसे अगर आप गोदान वगैरह पढ़ें जो हिंदी की उपन्यास हैं, तो वो उस समय के तत्कालिक समाज की घटनाओं को बताएंगे। ऐतिहासिक किताब में राजतरंगड़ी वगैरह पढ़ा जाए तो ऐतिहासिक जानकारी देंगे। वैसे वस्त्र, अलग अलग समय में अलग अलग वस्त्र पहने गए हैं, जो वस्त्र पहने जा रहे हैं उनका डिजाइन, उनमें जो कपड़े इस्तेमाल हुए हैं वो कैसे बनाए गए, हाथ से बनाए गए कि मशीन से बनाए गए। आभूषण, आभूषण किसके बने हैं, सोने के कि चांदी के कि तांबे के कि जस्ते के? उन आभूषणों का वजन कितना है, उन आभूषणों में डिजाइन कितनी है, उनकी प्योरिटी कितनी है, इन सब से हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। ये सब इतिहास के स्रोत हैं। प्रत्येक वस्तु और संरचना एक कहानी बताती है, वह चित्रखंड पहेली के हिस्से की तरह होती है। जिन वस्तुओं को आप अपने घर में देखते हैं वह आपको अपने परिवार के इतिहास के विषय में कुछ बताती है। इस प्रकार हम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में विभिन्न स्रोत से जानकारी एकत्र कर सकते हैं। एक बात सदैव याद रखनी चाहिए कि इतिहास के मामले में पहेली कुछ हिस्से गायब रह सकते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि चाहे वो कहानियां भी होती हैं
वो भी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे सकती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि निरंतर चलती रहे, कुछ चीजें गायब भी हो सकती हैं, तो उसको हम फिर पुरातात्विक साक्ष्यों से जोड़ करके क्या करते हैं, मिलान करके इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम देखेंगे कि इतिहास के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, इसमें पूरा लिखा हुआ है। जैसे है इतिहास का एक स्रोत देखिए, मौखिक स्रोत क्या हो सकता है, जिसे वंशावली और लोक साहित्य, किसी की वंशावली आपको अगर बताई जा रही है वो मौखिक हो सकता है। लोक साहित्य है, कोई गाना गा रहा है, चला आ रहा है परंपरा से गाना गाते हुए, या फिर कोई कहानी बताई जा रही है तो मौखिक हो सकती है। शिलालेख के रूप में हो सकता है। शिलालेख के रूप में क्या क्या हो जाएगा, पांडुलिपि हुआ, ताम्रपत्र हुआ, सिक्के हुए, देख रहे हैं, सिक्के का इस्तेमाल, ताम्रपत्र और पांडुलिपि हो सकता है। फिर हम देखते हैं भारतीय साहित्य हो सकता है, जैसे वेद हुआ या फिर इतिहास हुआ, कविता, नाटक, ऐतिहासिक लेख, कहानियों का संग्रह, आज वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख, ये सभी इतिहास के स्रोत हो सकते हैं। फिर विदेशी विवरण, जो विदेशी आए भारत में घूमने के लिए उन्होंने अपने जो यात्रा वृतांत लिखे या फिर ऐतिहासिक वृतांत लिखे हुए हैं, जैसे मेगास्थनीज की इंडिका हो गया, इब्न बतूता का रेहला हो गया, तो ये सब किताबें यहाँ पे हो सकती हैं। फिर आप देखेंगे संरचना, पुरातात्विक स्रोत है, ये देखिए साहित्यिक स्रोत था और ये पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत क्या है, स्मारक, जैसे आप आगरे का किला देखिए, दिल्ली का लाल किला देखिए, आगरा का ताजमहल देखिए, तो ये सब स्मारक जिस डिजाइन में बने हैं, जिस तरीके से बनाए गए, जो पत्थर इस्तेमाल हुआ, जो चित्रकारी इस्तेमाल हुई है, उससे आप समझ सकते हैं। टीला, टीले से आप पुरातात्विक स्रोत के रूप में मान सकते हैं, जैसे किसी को दफनाने का तरीका क्या था, इन सब से आप समझ सकते हैं। फिर आप देखिए उत्खनन के माध्यम से, जैसे मानव, पशु और के अवशेष जो मिलते हैं वो भी इतिहास के स्रोत हैं। इससे पता चलेगा कि मानव पशुओं में क्या संबंध था, वो पौधे के रूप में आप जानेंगे कि कौन सी चीज खाते थे, किससे फेमिलियर थे। और उपकरण और हथियार, अगर कोई हथियार मिलता है छोटे या बड़े, तो उनसे उनकी तकनीकी के बारे में जान सकते हैं, उनको समझ सकते हैं कि उनको किस काल में जीते थे। अगर बड़े पत्थरों से बनाया गया है तो समझिए कि वो बहुत पुराना है, बुरा पाषाण काल का हो सकता है। अगर वो बहुत छोटे छोटे पत्थरों से बहुत बारीक और धारदार बनाया गया है तो नव पाषाण काल का है। मूर्तियां एवं आभूषण, क्यों उनकी मूर्तियां किस देवता की बनाई गई हैं, किस प्रकार का कला का इस्तेमाल किया गया है, आभूषण में किसका इस्तेमाल किया गया, किस धातु का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि उस धातु का इस्तेमाल अगर किया गया है तो उनको गलाने का, उनको ढालने का उनके पास तकनीकी रही होगी, उनकी तकनीकी की भी हम जानकारी ले सकते हैं। फिर आता है मृत भांड और खिलौना। मृत भांड मतलब जिसमें जो बर्तन होते हैं, तो इससे भी हमें जानकारी मिलती है कि वो तकनीकी रूप से रंगों के प्रति, डिजाइन के प्रति या क्या कितना जागरूक थे। खिलौने जो बना रहे हैं, जैसे अगर उन्होंने बैल की गाड़ी बनाई, इसका मतलब वो बैलगाड़ी से जानकारी रखते थे। घोड़े को बनाया तो घोड़े की जानकारी थी, हाथी बनाया तो हाथी की जानकारी थी। तो खिलौने हमें ये बताते हैं कि वो किस जानवर से, किस चीज से जानकारी रखते थे। निवास स्थान और समाधान, वैसे जहां जहां शव मिल रहे हैं, जैसे प्रतापगढ़ में सरायनहार हुआ, दमदमा हुआ, महादहा हुआ, यहाँ से जो शव मिल रहे हैं, इससे पता चलता है कि उनके तरीके क्या थे। वो भी इतिहास के स्रोत हैं। और संबंध कैसे था, जैसे एक ही कब्र में तीन तीन लोगों का मिलना, एक ही कब्र में दो लोगों का मिलना, एक कब्र में मानव और पशु यानी कुत्ते का एक साथ मिलना। निवास स्थान से पता चलेगा कि वो कब अस्थायी होना शुरू हो गए थे, क्या तकनीकी का इस्तेमाल किए कि इतना खाद्यान्न उत्पादन होने लगा। फिर आता है कलात्मक स्रोत। कलात्मक स्रोत की बात करें तो जैसे चित्रकला, मूर्तिकला और पट्टिका। तो चित्रकला आप देखेंगे भीमबेटिका वगैरह में बहुत पहले से ही दीवार पर चित्र बनाया जाने लगा। मूर्तिकला कब विकसित हुआ, किस रूप में विकसित हुआ, कौन कलर इस्तेमाल किया जा रहा है, पट्टिका के बारे में। इतिहास के सारे स्रोत हैं, तो आप इसको एक बार पढ़िएगा, समझिएगा कि इतिहास के इतने सारे स्रोत हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इतिहासकार कौन होता है। इतिहासकार कौन होता है, ऐसा व्यक्ति जो अतीत का अध्ययन करता है एवं उसके भविष्य में लिखता है।
ऐसा इतिहासकार जो अतीत का अध्ययन करता है लेकिन लिखता उसके भविष्य के बारे में है, उसके भविष्य में लिखता है। इतिहास के स्रोत समझ चित्र को दर्शाया गया। यह इतिहास के प्रमुख स्रोतों का एक साथ प्रदर्शित करता है। आपको अभी इन सभी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हम आगे चलकर इनमें से कुछ का उपयोग करेंगे। उदाहरणतः जब इतिहासकार 1500 वर्ष पूर्व के किसी राजा या रानी प्राचीन स्मारक, युद्ध या व्यापार की कुछ वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं, वे बड़े ध्यान से अधिक स्रोतों से जानकारी संकलित करने का प्रयास करते हैं। कभी-कभी ये स्रोत एक दूसरे से पुष्टि करते हैं, जैसे चित्रखंड, पहेली, जिक्सा टुकड़े के मेल खाते हैं, जो कभी-कभी एक दूसरे के विपरीत सूचनाएं प्रदान करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है इतिहास का, जब किसी राजा रानी के बारे में पढ़ने के बाद, जैसे मान लीजिए अशोक के बारे में, अशोक महान राजा था, तो राजा था, मान लीजिए किसी किताब में लिखा हुआ है कि वो बहुत कल्याणकारी राजा था, लेकिन कल्याणकारी था हम कैसे माने? फिरोज शाह तुगलक कल्याणकारी राजा था, अकबर महान राजा था, कैसे मानेंगे? कुछ साक्ष्य हमको मिलेंगे। जैसे अशोक के समय हमें कुछ शिलालेख मिलते हैं, उसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, उससे प्रमाण हमको मिल जाता है, मिल कराते हैं कि हाँ सही बात लिखी गई है, तब इतिहासकार उसको आगे लिखता है, एक विचार बनाता है। ऐसी परिस्थितियों में यह निर्णय लेना पड़ता है कि किस स्रोत का अधिक विश्वास किया जाए। इस प्रकार इतिहासकार जिस कालखंड का अध्ययन कर रहे होते हैं, वे उसके इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं। इतिहास के इन सभी स्रोतों में कौन योगदान देता है? इतिहासकारों के साथ ही पुरातत्व विज्ञानी, पुरालेख शास्त्री जो प्राचीन अभिलेख पढ़ते हैं, मानव विज्ञानी जो मानव समाज संस्कृतियों के अध्ययन करते हैं, साहित्य व भाषा के विशेषज्ञ आदि इसमें अपना योगदान देते हैं। इतिहास लिखना कोई आसान काम नहीं है, इसमें इन सब की जरूरत पड़ जाती है। पुरातत्व विज्ञानी, पुरालेखी विज्ञानी, मानव विज्ञानी और साहित्य और भाषा के विशेषज्ञ। साथ ही पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिक अध्ययनों ने इतिहास के पुनर्निर्माण में अधिक से अधिक योगदान दिया है। जब से कार्बन डेटिंग का कॉन्सेप्ट आया और डीएनए का के माध्यम से जानने का आया, तो इतिहास में एक नया मोड़ आया हुआ है। उनके इतिहास लेखन में और हेल्प मिलती है। उदाहरणतः प्राचीन जलवायु का अध्ययन, उत्खनन की कई सामग्री, रासायनिक अध्ययन और प्राचीन काल की आनुवंशिक अध्ययन एक नया दृष्टिकोण देता है। यहाँ कह रहे हैं कि जब जैसे जैसे नए वैज्ञानिक चीजें आई हैं, उससे हम प्राचीन जलवायु के बारे में जानकारी पा रहे हैं, रासायनिक अध्ययन और प्राचीन मानव के आनुवंशिक अध्ययन का नया दृष्टिकोण आया हुआ। वही जो डीएनए की हमने बात की कि डीएनए के माध्यम से हम जान पा रहे हैं, जलवायु के माध्यम से जान पा रहे हैं कि कैसे उसमें लोग सर्वाइव किए, कैसे बदलाव हुआ, जिससे और पूरक स्रोत प्राप्त हुए हैं। साथ ही जब इतिहासकार आधुनिक इतिहास सदारता, जिसका अर्थ है पिछली 2 या 3 शताब्दियों का इतिहास, आधुनिक काल लगभग 3 शताब्दी, यानी मान चलिए 1800 से, तो समाचार पत्र एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है ना। जो प्राचीन, जब हम अभी आधुनिक काल में आए हुए हैं, तो समाचार पत्र छपने लगे, जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर से भी हम सहायता ले सकते हैं। पिछले कुछ दशकों के अध्ययन के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, इंटरनेट का भी उपयोग किया जा सकता है। कहने का आशय ये है कि जैसे जैसे तकनीकी का खोज हो रहा है, उसका इस्तेमाल करके हम इतिहास को और पुख्ता तरीके से सटीक इतिहास लिखने में सहायता मिलती है। उसमें इन सब चीजों का सहयोग लिया जाता है। अनुवांशिकी के बारे में लिखा गया है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो यह अध्ययन करती है कि किस प्रकार पौधों, जानवरों, मनुष्यों की कुछ विशेषताएं एवं गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। अनुवांशिकी का मतलब क्या है कि जैसे आपके पिता के अंदर का जीन आपके बच्चे में कैसे आएगा या फिर आप में कैसे आएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाला गुण, विशेषताएं, इसी को अनुवांशिकी कहते हैं। आइए पता लगाएं। इसमें एक क्रियाकलाप दिया हुआ है बच्चों के लिए। फिर यह ये एक सिक्का है और ये खजुराहो मंदिर का डिजाइन लग रहा है, और ये जो है
अशोक का स्तंभ है। फिर हम देखते हैं कि आगे हम देखेंगे मानव इतिहास का आरंभ। दोस्तों, मानव मानव को जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस, यानी हम लोग। होमो सेपियंस लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहे हैं। जो मानव है, मानव जो साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है, वो 3 लाख वर्ष पूर्व भी पृथ्वी पर रह रहे हैं। एक लंबा समय प्रतीत होता है, परंतु यह पृथ्वी के इतिहास का एक छोटा सा अंश है। मतलब ये कह रहे हैं कि आपको लग सकता है कि 3 लाख वर्ष यानी बहुत ज्यादा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का इतिहास 4.5 अरब वर्ष का है। अब उसमें 3 लाख मतलब बहुत छोटा सा अंश हो जाएगा। ये मानव के आरंभिक जीवन की फोटो छपी हुई है। फिर ये लिखा हुआ है कि शैलाश्रय में चित्र में शैलाश्रय में आरंभिक मानव से संबंधित कुछ गतिविधियों को दिखाया गया है। आदि मानव को प्रकृति से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दूसरे की सहायता करने के लिए वे टोलियों समूहों में रहते थे। दोस्तों, जब आरंभिक जीवन शुरू हुआ तो मानव समूह बनाकर रहते थे, अकेले नहीं, क्योंकि उनको एक तो जानवरों से डर रहता था, शिकार करने के लिए एकजुटता चाहिए थी। तीसरा, अलग अलग समुदायों के बीच झड़प हो सकती थी, लड़ाई हो सकती थी, उससे बचाव के लिए वे मुख्यतः आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। यानी प्राचीन काल में मानव जब आया है तो वो कृषि को नहीं जानता था, पशुपालन को नहीं जानता था। वो जो जंगलों में फल फूल होते थे उनको खाता था तोड़ के, या फिर जानवरों को मार के खाता था, तथा भोजन और आश्रय की निरंतर खोज करते रहते थे। यानी वो अस्थाई कोई घर नहीं था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, इधर से उधर उनका आना जाना लगा रहता था। इसका अर्थ है कि वे अपने जीवन के अनेक खाने योग्य पौधों एवं फलों के संग्रह व आखेट पर निर्भर थे। यानी मानव कृषि पर नहीं बल्कि आखेट और खाद्य संग्रह पर ही निर्भर थे। जिधर खाना मिलेगा उधर चलते थे, जहाँ नदी भी हो वहां वो रहते थे। हमारे आदि पूर्वजों के प्राकृतिक तत्वों को लेकर कुछ निश्चित निवास थे। संभवतः उनकी मरणोपरांत जीवन को लेकर कुछ धारणाएं थे। मरणोपरांत जीवन यानी मृत्यु के बाद का जीवन। यह समूह अस्थायी शिविरों, मैंने कहा ना अस्थायी रहते थे, सलाश्रय यानी गुफाओं में रहते थे। एक दूसरे से जिन भाषाओं में संवाद करते थे वे अब लुप्त हो चुकी है। यानी हमको जानकारी नहीं है कि उस समय के लोग, हमारे पूर्वज कई किन भाषा में बात करते थे 3 लाख वर्ष या 1 लाख वर्ष पूर्व। उन्होंने अग्नि का उपयोग किया, पत्थर की उन्नत कुल्हाड़ियां, ब्लेड्स बनाए। देखो, जानवरों को पकड़ना था और अग्नि का खोज हो गया, ये अचानक हुआ था। उन्होंने कुल्हाड़ियां बनाई, पत्थर से ब्लेड्स बनाए, नुकीले तीर बनाए, अनुप्रयोग बनाए, उनके जीवन को सरल बना दिया। ये एक प्रकार की तकनीकी है। संपूर्ण विश्व के सैकड़ों गुफाओं के शैल चित्रों में उनके जीवन के विविध आयाम दिखाई देते हैं। यानी ऐसी दुनिया भर में तमाम प्रकार की गुफाएं पाई गई, जहां जहां मानव उत्पत्ति हुआ, अमेरिका हुआ, अफ्रीका हुआ, सब जगह से शैल चित्र से हमें विविध आयाम दिखाई पड़ते हैं कि कैसे रहते थे। कुछ चित्र साधारण आकृतियों एवं प्रतीकों के हैं, जबकि कुछ अन्य चित्र अधिक विस्तृत हैं एवं उनमें पशुओं एवं मानव के दृश्य हैं। बता रहे हैं कि कुछ चित्र ऐसे हैं जो बड़ी संख्या में है, उसमें मानव और पशु। अब आप समझिए कि मानव पशु के चित्र क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मानव खुद को एक दूसरे को समझ रहे हैं। दूसरा, वो जानवरों को पकड़ना, उनसे खेलना वो खेल समझते थे, पशुओं को मार के खाना। समय के साथ इन आदिमानव ने पत्थरों और मनकों की माला, पशुओं के दांतों के पेंडेंट आदि साधारण आभूषण बना लिए। यानी जब लोगों के पास खाना पीना आने लगा, कुछ समय बचता था, तो वो आपस में कुछ अलग तरीके की चीज सोच रखने लगे, जिसमें से एक है कि आभूषण बना के माला पहनना, सुंदरता की तरफ उनका ध्यान गया है। कभी कभी वे दूसरे समूह के साथ इसका आदान प्रदान भी करने लगे। पहली उपज। एक लंबे समय से पृथ्वी की जलवायु में अनेक परिवर्तन आए हैं। ठीक है, तो जलवायु तो लगातार परिवर्तित हो रही है। एक समय पृथ्वी पर बहुत ठंड थी, इसका एक बड़ा भाग हिमाच्छादित था, बर्फ से ढका हुआ, इसलिए इसे हिम युग कहा जाता है।
यानी आज से कुछ साल पहले पृथ्वी का एक भाग बर्फ से ढका था। इसे हिमयुग कहते हैं। फिर इसके विषय में आप विज्ञान के विस्तार से पढ़ेंगे। बाद में जब जलवायु गर्म होने लगी तो हिम का युग पिघल गया। हिम का कुछ भाग पिघल गया, जिसके कारण तत्कालीन नदियों से में जल भराव हो गया, जो बाद में समुद्रों में समाहित हो गया। आज भी आप देखिए हिमालय में बर्फ जमी रहती है, वो गलती है, जब पिघलती है तो पानी नदियों में जाता है, फिर धीरे धीरे समुद्र की तरफ जाता है। हिम युग लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व तक था। हिम युग कब से था? 1 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व तक था। इसके उपरांत मानव के लिए जीवन योग्य परिस्थितियों में सुधार आया। जब ये सब हुआ तो जीवन जीने योग्य परिस्थितियों में और सुधार आया, क्योंकि टेम्परेचर उनके अनुकूल हुआ, जलवायु उनके अनुकूल हुआ। विश्व के कई हिस्सों में उन्होंने एक स्थान पर बसना और अनाज उगाना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे लोग एक ही स्थान रहने लगे। उन्होंने गाय बकरी जैसे आदि जानवरों का घरेलूकरण भी आरंभ किया, यानी गाय और बकरी को पालना शुरू कर दिया। देखिए आज हम लोग कॉमन समझते हैं कि डेयरी खुली है, हजारों गाय हजारों भैंसे पड़ी हुई हैं, बकरी पड़ी हुई है, पर इसकी शुरुआत बताया जा रहा है कि कैसे हुआ। भोजन की अधिक उपलब्धता के कारण ये समूह अपने आकार और संख्या में बढ़ गए। जब भोजन अच्छे से मिलने लगा, पेट भरने लगा, तो इनका आकार भी बढ़ने लगा, क्योंकि भूखमरी नहीं थी और लोगों के पास उसका असर संख्या पे पड़ा। समय जो बचता था तो आपस में मनोरंजन करते थे, शादी ब्याह करने लगे और फिर एक प्राय नदियों के किनारे बसने लगे थे। इसको बहुत याद रखिएगा कि कोई भी सभ्यता, कोई भी मानव बिना पानी के नहीं रह सकता। तो हमेशा अपना जो निवास स्थान बनाते थे नदी के किनारे बनाते थे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन इसका एकमात्र कारण जल की उपलब्धता नहीं थी, अपितु यहाँ की मृदा का अधिक उपजाऊ होना भी था। तो सिर्फ पानी पेयजल के लिए ही नहीं कि वो नदी किनारे बसते थे, उसका एक कारण था क्योंकि नदी के किनारे उपजाऊ मृदा होती थी और यातायात के साधन भी उपलब्ध होते थे। इससे अन्न उगाने की प्रक्रिया अधिक सरल हो जाते थे। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं उस पुराने समय के जीवन को यहाँ दर्शाया गया है। देख रहे हैं यहाँ कैसे भेड़ कुत्ता पाला गया हुआ है, लोग खाना बना रहे हैं। ये नदी है, यहाँ पे झोपड़ी, देखो पक्के घर एक भी नहीं है। आइए विचार करें, किससे विचार करना है? पहले प्रदर्शित शैलचित्र और उपयुक्त चित्र, यानी इसके पहले जो शैलचित्र बनाया गया था, अभी जो हम ऊपर चित्र देख रहे हैं, दोनों में ही पुरुषों महिलाओं को कुछ निश्चित भूमिकाओं में दर्शाया गया है। यद्यपि ये स्वाभाविक प्रतीत होते हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि ये सही ही हों और ये सभी परिस्थितियों पर लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए हो सकता है शैल चित्र में महिलाओं ने गुफा में चित्रकारी करने के लिए रंगों को तैयार किया हो और स्वयं चित्रकारी की हो। दोनों ही चित्रों में हो सकता है पुरुषों ने भोजन की कोई वस्तु बनाई हो और शिशुओं की देखभाल में मदद की हो। इनका कहने का मतलब ये है कि इस दोनों चित्र में जो पुरुष और महिला का काम दिखाई दे रहा है, जरूरी नहीं ये ऐसे ही था। ऐसी भूमिकाओं एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए कक्षा में चर्चा कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि हमारे पास उस समय की केवल सीमित सूचनाएं हैं। हम किसी भी विचार पर पुख्ता रूप से, तथ्यात्मक रूप से, एक वस्तुनिष्ठ होकर बात नहीं कह सकते। जैसे जैसे समुदाय का विकास हुआ, समाज जटिल होता गया। आज जो आप देख रहे हैं समझना जटिल है, तमाम जातियां, तमाम धर्म है, फिर जातियों में जातियां, फिर तो ये सब ऐसा कैसे हुआ? जैसे जैसे अस्थायी निवास होता है, समुदाय का विकास होता है, तो जटिलताएं आती जाती हैं। सरदार और मुखिया लोगों के कल्याण के लिए उत्तरदायी थे। जो एक समूह मान लो बना है, इसमें कोई ना कोई एक मुखिया हो जाता था, उसी को सरदार कहते थे। कल्याण मतलब स्वास्थ्य, समृद्धि और भलाई के लिए काम करते थे। सभी सामूहिक रूप से सामुदायिक कल्याण के लिए कार्य करते थे। वह कि निजी स्वामित्व का भाव नहीं था और भूमि पर सामुदायिक रूप से कृषि की जाती थी। यानी प्राचीन काल में ऐसा नहीं था कि मेरी जमीन ये है, ये फलाने की है, वो उनकी है, ऐसा नहीं था। पहले ये भूभाग एक हुआ करते थे और ये भूभाग सभी का है, सभी मिलजुल के कार्य करते थे। निजी स्वामित्व मेरा है ऐसी कोई भावना नहीं होती थी। जैसे 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 समय बीतता गया, पल्ली उपग्राम बड़े गांव में परिवर्तित हो गए। पल्ली एक छोटी बस्ती था, छोटा गांव होता है। पल्ली पल्ली क्या है? एक छोटी बस्ती या फिर छोटा गांव, वो क्या कहते हैं? पल्ली कहते हैं।
तो याद रखिएगा एक वर्ड है, शब्दावली है, पल्ली। पल्ली मतलब होता है एक छोटा गांव। बड़े गांव में परिवर्तित हो गए, जो मुख्यतः भोजन, वस्त्र, उपकरण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। धीरे धीरे इन गांवों में संप्रेषण एवं आवागमन का तंत्र विकसित हुआ। धीरे धीरे इन गांवों में संप्रेषण एवं आवागमन का तंत्र विकसित हुआ एवं इनमें से कुछ छोटे कस्बों में परिवर्तित हो गए। देखिए कैसे परिवर्तन हुआ। पहले एक छोटा गांव था, वो बड़ा गांव बना, फिर बड़ा गांव ही छोटे कस्बों में परिवर्तित हो गया। मृत भांड, मिट्टी की अन्य वस्तुओं को बनाने एवं धातुओं के उपयोग, पहले तांबा फिर लोहा तकनीकी का आगमन हुआ, जिससे टिकाऊ उपकरण, दैनिक उपयोग की वस्तुओं, आभूषणों को बनाना सरल हो गया। तकनीकी में देखिए मृदभांड बनते थे, मिट्टी की वस्तुएं बनने लगी। सबसे पहले जो धातु इस्तेमाल किया गया वो तांबा किया गया, उसके बाद लोहा किया गया। अब देखिए इससे क्या हुआ कि टिकाऊ उपकरण बनने लगे, आभूषणों और बनने लगे, बनाना आसान भी हो गया। फिर हम देखेंगे इन चरणों ने किस प्रकार सभ्यता के रूप में योगदान दिया। अभी यह याद रखना आवश्यक है कि मानव सभ्यता को विकास के इन प्रारंभिक चरणों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इस दौरान कुछ कठिन क्षण भी आए, जब कुछ पूर्ववर्ती प्रजातियों की भांति मानव सभ्यता भी लुप्त हो सकती थी। हम उन आदिमानव के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे जिनके साहस और दृढ़ता के कारण आज हमारा संभव हो पाया। यहाँ बताया जा रहा है कि मानव सभ्यता को विकास के प्रारंभिक चरण में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। जब पहली बार मानव आया होगा उसको तो बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, कठिन क्षण भी आए होंगे, कितने प्रजातियां तो लुप्त हो गई होंगी, कितनी सभ्यताएं खत्म हो चुकी होंगी। उनके बारे में हम कभी नहीं जान सकते। उनके साहस, उनकी दृढ़ता के कारण आज ये अस्तित्व हमारा है, पर उनके बारे में हमें कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है, हम उनके बारे में नहीं जानते। आगे बढ़ने से पहले इस पूरे चैप्टर का सारांश यहाँ दिया हुआ है। हमने अतीत के बारे में अधिक जानने के कुछ तरीकों का पता लगाया। समय रेखा की अवधारणा हमें भिन्न भिन्न समय पर ऐतिहासिक घटनाओं के अनुक्रम को समझने में सहायता करती है। समय की गणना की विभिन्न विधियां, जैसे वर्ष, दशक, शताब्दी, सहस्त्र शताब्दी, इतिहास के विभिन्न स्रोत हैं। ये ऐतिहासिक घटनाओं को समझने व उनका पुनर्निर्माण करने में क्या है, सहायक है। हमने आरंभिक मानव जीवन को संक्षेप में समझा और यह भी जाना कि मानव समाज कैसे समय के साथ जटिल होता जाता है, कि मानव समाज कैसे धीरे धीरे जटिलता की तरफ बढ़ती है। अब इधर प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं, आइए इसको एक मिनट में पढ़ लेते हैं। एक परियोजना के रूप में अपने आसपास उपलब्ध इतिहास के स्रोतों का उपयोग करें, अपने परिवार का इतिहास लिखें। क्या आप इतिहास मतलब इसको इस जब इसको आप करेंगे, जो बच्चे करेंगे वो ऐतिहासिक रूप से इनकी सोच डेवलप होगी, रचनात्मक दृष्टिकोण डेवलपमेंट करने के लिए ये चीज, ये प्रश्न पूछा गया है। क्या हम इतिहासकारों की तुलना जासूसों से कर सकते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। जासूसों के रूप में कर सकते हैं, एकदम से तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जितना जासूस बारीकी से चीजों को एक दूसरे से मिलाता है और एकदम प्रमाण को पुख्ता करता है, उसे इतिहासकार भी करता है। तिथियों के कुछ अभ्यास। समय रेखा, यदि सम्राट चंद्रगुप्त का जन्म 320 बीसी में हुआ तो बताइए उनका संबंध किस शताब्दी से था। तो आप देखिए अगर 320 लिखा है यानी 400 से 320 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, चौथी हो जाएगा। झांसी की रानी की जन्म 1828 ईडीम हुआ है, किस शताब्दी में हुआ है। शताब्दी अगर हम बात करेंगे तो ये 19वीं शताब्दी हो जाएगा, क्योंकि 19वीं मतलब होता है 1800 से 1899 तक। उनका जन्म भारत की स्वतंत्रता से कितने वर्ष पूर्व हुआ था, 1947 में से 1828 घटा दीजिए, 12,000 वर्ष पूर्व तिथि के रूप में बदलिए, 12,000 वर्ष पूर्व को तिथि के रूप में बदलिए।
इसका मतलब ये आज जो डेट चल रही है उसमें से 12,000 आपको हटाना पड़ेगा। ये सब क्रियाकलाप लिखा हुआ है। तो यहीं तक था, आगे हम चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।